लोग खैरियत से होंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 18 शुरू किया था। कल हमने चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, कल हमने चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन ये हमने शुरू किया था। इसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। इंट्रोडक्शन। और दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था, हार्मोन एंड इट्स टाइप्स। अब तीसरा टॉपिक हमने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया था। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पहले नंबर पर शुरू किया था पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके मैंने 3 लोब्स डिस्कस किए थे। एक था इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा था मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा था हमारे पास क्या चीज। अस्सलाम वालेकुम, पासिफ सिंह है। मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरे नंबर पर तीसरा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में तो मैंने बताया था कि ये 5 टाइप्स ऑफ सेल है इसमें, और 6 हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं, 6 हार्मोन्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड ये 1 हार्मोन, एक किस्म का हार्मोन ये रिलीज करता है, और ये रिलीजेस टू स्टोर्ड हार्मोन्स। 2 स्टोर्ड हार्मोन्स को ये रिलीज करते हैं, 2 स्टोर्ड हार्मोन्स को। कैमरा किसने ऑन किया है? ऑफ कर दे प्लीज, शाबाश। तो अगर आप लोग देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे ज्यादा, अब ये तो ग्लैंडुलर है, मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंडुलर है, एक हार्मोन, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये तो एक ग्लैंडुलर है। इसमें तो अपने ग्लैंड्स नहीं है, अपने सिक्रीशन ये नहीं कर सकते, ये स्टोर्ड हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे ज्यादा हार्मोन ये रिलीज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। That's why it is also called master gland. यही वजह है कि इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो कल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमने खत्म किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर बी है मिडिल पिट्यूटरी
ग्लैंड, मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड ये डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड इसको हम पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इसको पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया का मतलब है मिडिल, पार्स का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड लोब। और ये हमारे पास मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज actually a group. It is actually a group of बिल्कुल थिन लेयर्ड सेल है इसमें। लेकिन रिमेंबर ग्रुप ऑफ थिन लेयर्ड सेल है और ये एक किस्म की सेल्स है, वन टाइप सेल्स है। ये सिर्फ एक किस्म की इसमें सेल्स है, एक किस्म की सेल्स है। और ये सीक्रेट करते हैं, ये जो थिन लेयर्ड सेल्स है ना, ये जो अभी मैंने ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन को, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस करते हैं मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये प्रोड्यूस करते हैं मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब MSH। अब MSH का काम क्या है? MSH का काम क्या है? MSH का काम है एक्शन करना, एक्शन ऑन मेलिनोसाइट्स। ये जो मेलिनोसाइट्स है ना, खारी से बन का कना, खारी से एक्शन ऑन मेलिनोसाइट। ये मेलिनोसाइट हमारे पास स्किन सेल्स है, हमारे स्किन में सेल्स है मेलिनोसाइट्स। ये उस पर एक्शन करता है, और उस पर जब ये एक्शन करता है तो ये उससे मतलब उसको इंड्यूस करता है ताकि ये रिलीज कर दे, रिलीज मेलानिन फ्रॉम मेलिनोसाइट्स। मेलिनोसाइट को ये कहता है कि आप मेलानिन रिलीज करो, आप मेलानिन रिलीज करो। क्लियर है? तो ये इस तरह होता है। और ये मेलानिन जो है ना, ये स्किन कलरिंग पिगमेंट है। ये स्किन कलरिंग पिगमेंट है। अगर ये स्किन सेल्स में मेलिनोसाइट में ज्यादा रिलीज हुआ, देन हमारे पास ब्लैक बॉडी है, मतलब डीप जो डार्क कलर बॉडी है वो आ जाएगा। अच्छा, ये जो मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये हमारे पास ये कब MSH रिलीज कब होगा? when MSH was released। MSH कब रिलीज होगा? तो MSH रिलीज होता है
ये बाय न्यूरल फैक्टर है, ये न्यूरल मैकेनिज्म है। ये न्यूरल मैकेनिज्म है, न्यूरल मैकेनिज्म। ये और दूसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा बनता है, दिस चेंज इज डिटेक्टेड बाय न्यूरॉन्स, और वो हाइपोथैलेमस को कहता है तो वो ये रिलीज करता है। और जब बाहर एनवायरनमेंट में गर्मी वगैरह ज्यादा होती है तो दैट चेंज इज डिटेक्टेड बाय न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस को कहता है कि ज्यादा गर्मी के रिस्पांस पर भी आपने MSH को रिलीज करना है, तो हमारे पास इसकी सिक्रीशन होती है, इसकी सिक्रीशन हमारे पास होती है। तो ये था हमारे पास क्या चीज, ये था हमारे पास मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड, मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए उसको जरा डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज है। अच्छा, एक बात और, एक बंदा आपसे अगर क्वेश्चन करेगा कि MSH कौन सी नेचर का हार्मोन है, अब अगर एक बंदा आपसे क्वेश्चन करता है कि कंपोजिशन ऑफ MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो रिमेंबर ये जो मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे पास इसमें कम से कम 16 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है, ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है। MSH हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास प्रोटीन नेचर हार्मोन है। तो आई होप कि ये हमारे पास क्या चीज क्लियर ही होगा, ये हमारे पास क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं अपना सरसिंग तबियत करें। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज है। सर नेक्स्ट टेस्ट सके क्वार्टर वीक हाँ ग्लैंड आओ कर ब्याह लास्ट टोरस की ब्याह नहीं जुड़ेगी सर। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ये डिस्कस करते हैं। अब मैंने तो बताया था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ये ए ग्लैंडुलर होते हैं, ए ग्लैंडुलर मतलब इसमें अपने हार्मोन नहीं होते, और ये दो स्टोर्ड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ये दो स्टोर्ड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए ग्लैंडुलर, ये ए ग्लैंडुलर होता है बट सिक्रीट्स टू stored hormones of hypothalamus. हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स को, स्टोर्ड हार्मोन्स को वो सिक्रीट करते हैं, दो स्टोर्ड हार्मोन को, जिसमें एक हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इस तरह। ADH ये जरा डिस्कस करते हैं कि ADH हमारे पास है क्या चीज। अब इसका जो केमिस्ट्री है तो ये 9 अमाइनो एसिड से बना है। तो डेफिनेटली ये प्रोटीन नेचर हार्मोन है। जब अमाइनो एसिड से बना है तो ये हमारे पास प्रोटीन नेचर हार्मोन है, डेफिनेटली प्रोटीन नेचर हार्मोन है। और ये ऐसी केमिकल्स है जो यूरिन फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। ADH इनहेबिट करता है यूरिन फॉर्मेशन को। ऐसी केमिकल्स होती है जो कि यूरिन फॉर्मेशन को स्टॉप करती है। अब ADH कब रिलीज होता है, कब रिलीज होता है? अब ADH सिक्रीशन is released when body is deficient in water। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तब क्या चीज रिलीज होता है? ADH। अब गौर से जरा यह देखो, when the body is deficient in water, तो इसका मतलब यह है कि जब बॉडी में मोर सल्यूट हो, मोर सल्यूट, अगर बॉडी में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो या वाटर की कंसंट्रेशन कम हो तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? ADH रिलीज होगा। अब ADH क्या काम करेगा? ADH ये किडनी के ट्यूब्यूल्स पर और ट्यूब्यूल्स में ये तीनों पर, ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पर भी, लूप ऑफ हेनले के ट्यूब्यूल्स पर भी और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पर भी, लेकिन ये इसमें ज्यादा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ज्यादा ये उस पर एक्ट करता है और वहां पर ये मोर वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं ताकि यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए, यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए। और मतलब यूरिन में तो वाटर लॉस होता है, अब बॉडी में चूंकि पानी कमी है तो ये कोशिश करेगा कि यूरिन ना बन जाए और वाटर को मैं मतलब फिल्टर करके रीएब्जॉर्ब करूं, वाटर को मैं किडनी की ट्यूब्यूल से फिल्टर करके रीएब्जॉर्ब करूं। तो इसकी ये मैकेनिज्म है। तो ADH के एक्शन से, एक्शन ऑफ ADH on kidney tubules
एक्शन ऑफ एडीएच एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, तो ये क्या क्या काम करते हैं? काजेस, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन तो नहीं बनाता, जब जो बन जाता है अगर वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो तो कंसंट्रेटेड यूरिन। अब वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड में चला जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और ये बॉडी बिकम्स नॉर्मल, वो जो बॉडी बिकम्स, वो जो सल्यूट कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा था, देखो वो जो मोर सल्यूट था, तो ये नॉर्मल हो गया है। ये क्या हो गया है? नॉर्मल। तो ये हमारे पास एडीएच के फंक्शंस थे। एडीएच के फंक्शंस कि एडीएच किस तरह एक्शन करता है और किस तरह एक्शन नहीं करता। तो उम्मीद है आप सब लोग क्लियर होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर एडीएच ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा? ओवर सिक्रीशन। तो फिर अगर एडीएच ज्यादा हुआ तो फिर हमारे पास एक कंडीशन पैदा होता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं, अब जरा इसको मैं चेंज करता हूं, इसको मैं चेंज करता हूं जरा इस तरह। ओवर सिक्रीशन, अब एडीएच अगर ज्यादा सिक्रीट हुआ, एडीएच अगर ज्यादा सिक्रीट हुआ, अगर एडीएच का लेवल हमारे पास हाई है तो ये बहुत डेंजरस है, डेंजरस। और इससे हमारे पास सीजर्स आएंगे, सीजर्स। अब एडीएच अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा हाई लेवल ऑफ एडीएच इन द बॉडी, तो एडीएच अगर हाई लेवल पे है, कब हाई लेवल पे है? एडीएच तभी रिलीज होता है जब पानी की कमी होता है, सल्यूट की ज्यादती होता है। सल्यूट की ज्यादती और पानी की वजह से सीजर्स आएंगे, झटके आएंगे, झटके। झटके आएंगे। मुझे होता झटकू बीमारी वैली शू। और that finally leads to heart failure। अब हार्ट फेल्यूर क्यों आता है? अब हमारे पास एक्सेस बॉडी फ्लूइड जमा होगा, एक्सेस बॉडी, क्योंकि एडीएच ज्यादा है तो एक्सेस बॉडी फ्लूइड ये बॉडी को स्वेल बनाता है, ये ऑर्गन्स को स्वेल करता है। ऑर्गन स्वेल्स अप, और हर ऑर्गन की स्वेलिंग को, फ्लूइड की वजह से स्वेलिंग को एडीमा कहते हैं। अब अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच ये डिस्कस करते हैं। एडीएच अगर कम सिक्रीट हुआ
एडीएच अगर कम सीक्रेट हुआ तो फिर भी हमारे पास एबनॉर्मल स्टेट होता है, और वो एबनॉर्मल स्टेट भी हमारे पास मतलब डेंजरस होता है, डेंजरस। चलिए डिस्कस करते हैं ये क्या है। लो लेवल ऑफ एडीएच इन द बॉडी, अगर एडीएच हमारे पास कम अवेलेबल है तो फिर हमारे पास क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। यार कम, इसका मतलब ये है कि अगर एडीएच आपकी बॉडी में क्या है, कम है, तो फिर वाटर की एब्जॉर्प्शन किडनी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होंगी, तो फिर उस कंडीशन में हमारे पास एक्सेसिव यूरिनेशन होंगी, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। और कितना यूरिनेशन होगा, अराउंड अबाउट 20 लीटर यूरिन पर डे। ये फिर इस तरह 20 लीटर यूरिन इस तरह ये रिमूव होगा। अब ज्यादा यूरिन करने से एक बंदे को ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट महसूस होगी, और इसको पोलीडिप्सिया कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? पोलीडिप्सिया कहते हैं। पोलीडिप्सिया। और एक्सेसिव यूरिन इसको हम पोलीयूरिया कहते हैं। तो पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया ये हमारे पास कॉमन है। इसमें दूसरा जो हार्मोन है और उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, वो जरा डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीटोसिन है क्या चीज। तो ये ऑक्सीटोसिन की केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीटोसिन की केमिस्ट्री क्या है। इसकी जो केमिस्ट्री है, इसमें भी 9 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन इसके अमाइनो एसिड्स और एडीएच के अमाइनो एसिड में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये हमारे पास प्रोटीन नेचर हार्मोन ये भी होगी। अब ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होता है कब? It is released during childbirth. जब बेबी बर्थिंग का टाइम हो, डिलीवरी ऑफ द बेबी, या इसको फर्गुसन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, पार्चुरेशन भी कहते हैं, इसको पार्चुरेशन भी कहते हैं, पार्चुरेशन, या इसको फर्गुसन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। कि डिलीवरी के टाइम में फर्गुसन ने कहा था कि ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा रिलीज होता है। एज विल एज in lactating women,
वो फीमेल जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसमें भी। ये जो बेबी डिलीवरी के टाइम में जो यूटेरस की मूवमेंट है, ये एक्चुअली स्टिमुलस है फॉर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज है। अब अच्छा, इसके बाद जब प्रेगनेंसी का एंड होता है तो प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल कम होते हैं, और ये हमारे पास न्यूरल स्टिमुलाई है ताकि वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे लैक्टेटिंग वुमेन में। अच्छा यहाँ देखो, इसकी रिलीज के लिए क्या चीज है, ऑक्सीटोसिन की रिलीज के लिए यूटेराइनल मूवमेंट, यूटेराइनल मूवमेंट, या अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, प्रेगनेंसी के लेवल कम है, या सकलिंग रिफ्लेक्स में, सकलिंग रिफ्लेक्स, जब बेबी ब्रेस्ट सकिंग शुरू करता है तो ये 3 हमारे पास ऐसे पॉइंट है जो कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और इसका काम है मिल्क इजेक्शन करना। इसको मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी करते हैं। तो मिल्क इजेक्शन ये करता है मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन का लेवल अगर ज्यादा है तो प्रेगनेंसी आसानी से होगी और लैक्टेशन में आसानी होगी। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स और हेल्प इन बेबी डिलीवरी, इन बेबी डिलीवरी में ये मदद देता है। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो चलिए थायराइड ग्लैंड को जरा डिस्कस करते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड मतलब क्या चीज है। अब थायराइड ग्लैंड को आप लोगों को तो पता है कि ये हमारे पास रूट ऑफ द नेक में वाक़या है, और इसके हमारे पास 2 लोब्स है, लोब्स। इसके रूट ऑफ नेक में है, रूट ऑफ नेक में है, ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया ये वाक़या है। ट्रेकिया की एक तरफ और दूसरी तरफ, तो 2 लोब्स है, 2 लोब्स। एक को हम कहते हैं राइट थायराइड लोब, इस तरह एक राइट साइड में एक लोब है और दूसरा लेफ्ट साइड में। तो ये हमारे पास है लेफ्ट थायराइड लोब, लेफ्ट थायराइड लोब, और ये हमारे पास है राइट थायराइड लोब। एक लेफ्ट थायराइड लोब है और दूसरा क्या है, राइट थायराइड लोब। और इन दोनों को कनेक्ट किया है प्रोटीन फाइबर्स ने, और इस प्रोटीन फाइबर को एस्थमस कहते हैं, एस्थमस। इसके अंदर बड़े बड़े सेल्स है, ये जो मैंने इस तरह ब्लू पे ड्रा किए हैं, इसके अंदर बड़े बड़े सेल्स है।
और इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स भी है। हर एक थायराइड लोब के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के लोब्स में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड। थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक लार्ज सेल होता है, लार्ज को मैंने आई थिंक ब्लू पे लिखा है। लार्ज सेल्स है, इस लार्ज सेल्स को हम कहते हैं फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स। और दूसरा है स्मॉलर सेल्स, उसको हम पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं। पैरा फोलिकुलर सेल्स। अब यहां पर मैं, ये हमारे पास क्या चीज है? फोलिकुलर सेल्स। और ये जो छोटे छोटे और रेड रेड है, ये हमारे पास है पैरा फोलिकुलर सेल्स। अच्छा, फोलिकुलर सेल ये सिक्रेट्स T3 और T4 हार्मोन। T3 और T4 हार्मोन, ये T3 और T4 हार्मोन रिलीज करता है। सिक्रेट्स T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। एक T3 हार्मोन है और दूसरा क्या है? T4 हार्मोन है। तो T3 हार्मोन में हमारे पास थायरक्सिन होता है। थायरक्सिन, सॉरी, इसमें टायरोसिन होता है। जो कल मैंने बताया था ना, इसमें टायरोसिन होता है। टायरोसिन अमाइनो एसिड है, उसके साथ एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन और तीसरा। और यहां हमारे पास टायरोसिन के साथ 4 अमाइनो एसिड, 4 आयोडीन होते हैं। टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ 4 आयोडीन होते, तो इसलिए इसको T4 और T3। 3 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ आयोडीन्स। अच्छा, एक बात और, T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं। थायरोक्सिन कहते हैं। और T3 और T4 दोनों एक टाइम पे एक्ट करते हैं। T3 और T4। T4 हमारे पास ज्यादा फंक्शनल है, 90% फंक्शनल है, और T3 10% हमारे पास फंक्शनल है। और ये सेम काम करता है। तो इसमें आयोडीन और टायरोसिन है, तो ये तो डेफिनेटली टायरोसिन नेचर हार्मोन। ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स है, इट सीक्रेट्स कैल्सिटोनिन। ये क्या काम करता है? ये सीक्रेट करता है, किस चीज को सीक्रेट करता है? सीक्रेट्स कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन, इसमें 34 अमाइनो एसिड्स है। तो ये हमारे पास एक्चुअली, हमारे पास क्या चीज है? प्रोटीन नेचर हार्मोन है। तो
पहले हम T3 और T4 डिस्कस करते हैं कि T3 और T4 पहले इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, एक्शंस डिस्कस करते हैं। अब T3 जो कि 10% फंक्शनल है एंड T4 जो कि 4%, सॉरी T4 जो कि 90% फंक्शनल है। T3 10%, T4 90% फंक्शनल है। तो इसकी इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, या इफेक्ट्स को हम एक्शन भी कहते हैं। एक्शंस, इसके कुछ एक्शंस हैं। एक्शंस ये इसका एक एक्शन है और वो है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब बचपन में नर्वस सिस्टम अगर T3 T4 नॉर्मल लेवल पे है तो फिर हमारे पास नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट बेहतरीन होगी, एक बच्चा काबिल पैदा होगा। अब डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, बनाना भी है और मैच्योर करना भी है ऑफ स्केलेटन। अब स्केलेटन, बोन, कार्टिलेज, मसल्स वगैरह, इसको बनाना भी है और उसको मेंटेन करना भी है। तीसरा काम, ये सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी करता है। चौथा काम, ये कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज भी करता है, ग्लूकोज की तोड़फोड़। पांचवा काम, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करता है, मेटाबॉलिज्म को। रेगुलेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन। तो उसमें जो मूवमेंट्स होती है, पेरिस्टालिसिस वगैरह, उसको भी ये रेगुलेट करता है। अब ओवर सिक्रीशन, आप T3 एंड T4, अब T3 और T4 अगर ज्यादा हुआ बॉडी में तो फिर इस की इफेक्ट्स क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है, ओवर सिक्रीशन की वजह से ग्रेव्स डिजीज होता है। ग्रेव्स डिजीज, अब ग्रेव्स डिजीज क्या है, ये हमारे पास ओवर एक्टिविटी ऑफ TSH है, जो कि हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीजेस काज करता है और एबनॉर्मल एंटीबॉडीज काज करता है। इसमें क्या है, हाई मेटाबॉलिक रेट। शागिर्दान उगरे T3 और T4 दर के ज्यादा चुका ना, या दस यो मिलमदर कर रहा है T3 और T4 पके ज्यादा तू न बसे असने चित प्लेट की वाला तरकारी रूबा से खा सम यो दीग वाला पखवे होते बस दा खुरा ठीक शो। हाई ब्रीथिंग रेट, सागानी ची अखली कना समय तेजी तेजी सागानी बखली मुंग नॉर्मली
15 نه والا 25 بریتس پر منټ اخلو، هغه به 30 نه والا 50 لکه دا به ډبل وي. او انکریز هارت بیټ چې تا سره ودرېږي که نه نو هارت بیټ به زیات وي زیات. ته به ورته وایې لکه منډه دې وواله که سیسه دی به وایي نه ریلیکس یم ریلیکس. او چې در سره خوا کې کښېني که نه نو سم اور به ترې خیږي. انکریز باډي ټمپریچر نو بس هر وخت به چې کوم دی جنریټر اور کوي. او ډېر زیات خوراک به هم کوي او بیا به هم چې کوم دی نری وي، بیا به هم څه وي نری وي. not weight gaining. اچھا څوک وایي زه سم ډېر خوراک کوم او بیا هم نه غټېږم که نه بس ډایرکټ ورته وایه T3 او T4 کې د فرق اقتدار کې زیات شوي دي. او بله خبره دا ده چې دا سترګې به سمې بقې بقې بار روزي نو دې ته ویلی شي एक्सोप्थाल्मिया ورته ویل. اچھا तो ये इसकी अब अंडर सिक्रेशन आप T3 and T4 که T3 او T4 په بوډي کې کم شو بیا به څه چل کېږي. نو بس T3 او T4 که په بوډي کې کم شو نو جنرل سیمټم چې کم دی که نه په غټو کې او په وړو کې ګایټر به راځي. انلارجمنټ آف تایرایډ گلینډ به راځي. په ماشومانو کې in children په ماشومانو کې به څه کار کېږي؟ په ماشومانو کې دا کاز کی क्रिटिनिज्म. क्रिटिनिज्म क्या चीज है? एक तो क्रिटिनिज्म में नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट बच्चों में सही नहीं होता. माशूम मशीन नाले कभी दस मजबूत नाले कभी करा چې بس اندازه نشي کولی نو ټیک شو. ها دا ماشوم به چې کوم دی د بوډي به ګډوډ سایز به یې ان پروپریټ بوډي سایز ګډوډ به ګډوډ سر به غټي خپې به وړو کی یا لاسونه به وګدي خپې به لنډې وي ګډوډ به ټیک شو. او ګروث به چې کوم دی انتهایی سلو وي. دا ماشوم به انفرټایل وي. دا چې غټ شي نو به انفرټایلټي دا دته مین به دته سي انفرټایلټي به تکاس کیږي داسې. اوس ان ایډلټس او غټو کې T3 او T4 لیول کې چې مسله رااله نو بیا وسی that condition is called myxedema. क्रिटिनिज्म هغه چې growth problem یو شین ناله قوي نروس ډیسارډر ښه. او myxedema کې وسی د کې به بوډي سویلینګي غټو کې به یکدم به بوډي چې کم دی سویل شي سي هغه اوبړې بوډي به شي بوډي سویلینګ به شي بوډي سویلینګ. میوکس په د سکن لاندې جمع کیږي او بیا به روسته چې کم دی کنه روسته بوتا لو میټابولیک ریټ وي. ته بوته به راځه لکه روټي وخوره دی وایي نه ما خوړلې ده ته کله دې خوړلې ته وایي پرون مې خوړلې ده کنه نو مطلب روټي به ډېر زیاته کم خوري. او لو بریثینګ ریټ به چې کم دی ډېر زیات لو وي نو که اوده وي او ته وایې چې لکه دا سړی خو مړ شوی دی که څنګه ځکه چې هارت بیټ به هم لو وي لو هارت بیټ. او هر وخت به چې کوم دی ډیکریز باډي ټمپریچر په دې ګرمۍ کې به هم چې کوم دی که نه کمبل اچوري وګرځي به څادر به اچوري وګرځي به او دا سترګې به چې کوم دی که نه دا به دننه ورننوتي دې ته پپي آیز ویلی شي. موږ ورته چوچا وایو
دا به چوچا خاني فهد صاحب خان دی هلته دې سره ګډې وډې وایي. ها اوس به مونږ لیکو کیلسیټونین. کیلسیټون دا مې ته لیکلي چې پیرا فولیکولر سیل نه به ریلیز کېږي. ها ګوره دې پسې یو بل ګلینډ دی که نه، دې پسې یو بل ګلینډ دی، نو هغه ته ویلی شو پیرا تایرایډ ګلینډ. پیرا تایرایډ ګلینډ نو ډیفینیټلی دا ګلینډ موږ سره په تایرایډ ګلینډ کې اپر او لوور لوبس کې دي. دنه چې کوم هارمون خارجي کې هغه ته ویلی شو پیرا تارمون یا پیرا تایرایډ هارمون. ها پیرا تارمون یا پیرا تایرایډ هارمون وته مونږ ویلی شو، پی ټي ایچ وته مونږ ویلی شو، پی ټي ایچ. نو پی ټي ایچ او کیلسیټونین د دې یو بل اپوزټ فنکشن دی. د کیلسیټونین او د پی ټي ایچ د اپوزټ یو بل سره فنکشن دی. زه به د دا نن ایکسپلین کوم، کیلسیټونین ته زه ایکسپلین کوم او پی ټي ایچ به تاسو ریډ آؤٹ کې. ها دا به ریډ آؤٹ کې بس چې کیلسیټونین زه کومه چې کیلسیټونین زه په اور سیکریشن کې کیلسیټونین کم کار کوي، نو هغه دا بل پی ټي ایچ په انډر سیکریشن کې کوي، او چې دې په انډر کې کم کار کوي په اور سیکریشن کې کوي. فرق صرف دا دی چې کیلسیټونین کې 34 امینو ایسډ نه جوړ دی او پی ټي ایچ د 84 امینو ایسډز نه جوړ دی. بس دا فرق دی پکې. نجم سے محترم را لې بس لږ ټیم راخه. نو کیلسیټونین د ډایرکټ ایکشن کو ایکشن ځکه چې نجم سے محترم راغلی دی الریډي. نو کیلسیټونین په کوم ځای باندې ایکټ کوي؟ کیلسیټونین ایکشن کوي، ایکشن خدا خو چې کوم دی کنه دا خو ریلیز کیږي کنه. اچھا دیکھو ګوره د ایکشن کو ایکشن د ایکشن دا دی کنه چې د ایکشن دی مومنت دا سټیک شو 1 2 دا بس کوي کیلسیټونین دا انهبیټ کوي کیلشیم ابزورپشن ان انټسټاین. چې کوم فود مونږ خورو هغه کې کیلشیم وي، نو دی به انټسټاین ته وایي چې کیلشیم ته مه ابزورب کوه، او دی به چې کوم دی کډنی ته وایي کډنی ته به دی وایي کډنی ته چې داسې کار وکړه چې دا خو ان لیکلی ده کیلشیم ابزورپشن انټسټاین دا به دی انهیبټ کوي، دی خوا به ولیکو. او دی به کیلشیم ری ابزورپشن ان کڈنیز دا به هم دی څه کوي، دی به انهیبټ کوي. کډنی ته به وایي چې دا کیلشیم مه ری ابزورب کوه، دی به دا کوي. او پوټاشیم آین ری ابزورپشن هم په کډنی کې دی انهیبټ کوي. بس دا درې فنکشنز دي، دا درې فنکشنز دي. دا به اوور سیکریشن چې وکړو، اوور سیکریشن او انډر سیکریشن یې وکړو، انډر سیکریشن. ګوره شاګردانو د ګوره د کیلسیټونین او د پی ټي ایچ دا وګوره، د پی ټي ایچ به څه کار کوي؟ اوس دا کیلسیټونین مې لیکلی که نه، پی ټي ایچ به دا اپوزټ کار کوي. کیلشیم ابزورپشن به انټسټاین کې سټیمولیټ کوي، پی ټي ایچ یادومه، او دا کیلشیم ری ابزورپشن په کډنی کې به دا سټیمولیټ کوي، پی ټي ایچ یادوم، دا الریډي کېږي. اوس ګوره کیلسیټونین خو کیلشیم ابزورپشن په انټسټاین او کډنی کې ابزورپشن ری ابزورپشن دا انهیبټ کوي.
نو چې کیلسیټرین زیات شو نو کیلشیم د سره چې کوم دی موږ سره نه کیلشیم پوتاشیم به موږ سره نه دغه کېږي نو دیټ کنډیشن از ناون ایز په دې کنډیشن کې موږ سره هغې ته موږ ټیټاني ویلی شو ټیټاني پوتاشیم کمی هم راځي که نه نو موږ په سر به ټیټني راځي ټیټني هغه موږ سره به چې کوم دی ډسټربنسز ان مسل فنکشن به یو وغیره او انډر سیکریشن که کیلسیټرین کم شو نو بیا به کیلشیم لیول به رو رو ابزورب کیږي نو کډنی سټون به راځي کډنی سټون به راځي نو شاګردانو چې په دې باندې تاسو پوهیږئ دا زموږ نن ټاپک نن ختم شو پی ټی ایچ